हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो आज आ गई हूँ मैं मेरे अगले पार्ट के साथ, मतलब पार्ट 3, वेरिन मैं आपको ये चीजें बताऊंगी कि क्या चीजें हैं जो अभी आपको रेज्यूमे में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। पहला, इससे पहले वाले पार्ट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो मेक श्योर आप उस पार्ट से जरूर गो थ्रू करें। और उसके पहले वाले यानी फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि एक इंटरव्यूअर क्या देखता है, क्या देखना चाहता है आपके अंदर। और 6 सेकंड जो आपके वो जो सीवी होता है मिनिमम, जो कहते हैं ना एक समय जिसमें वो आपको सीवी का एनालिसिस करता है, वो 6 सेकंड से ज्यादा नहीं होता। तो क्या चीजें हैं जो आपको 6 सेकंड में बतानी है और क्या चीजें हैं जो नहीं बतानी है, ये सारी चीजें आपको ये पूरे वीडियो में समझ में आएगा। पर उसके लिए आपको आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ बने रहना पड़ेगा, मुझे ये बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा, सो दैट मैं आगे इसी तरीके से अपने वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो डोंट्स हैं, नो 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 नो, जो हमें नहीं करनी है हमारे रेज्यूमे में। तो हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें नहीं करना है वो है डोंट यूज एन इनएप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस। जब अभी मैं आपको अपने रेज्यूमे से डेमोन्स्ट्रेट करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने एक जगह पे अपने स्कूल टाइम्स की आईडी यूज करी हुई है। तो वो एक इनएप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस है। जो लोग कई बार मुझसे पूछ लेते हैं कि आपका सरनेम छाबड़िया है और आपने जोसेफ यूज किया हुआ है अपने ईमेल आईडी में, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो इस तरीके की गलती आप मत करिएगा। मेक श्योर कि आप अपनी सही आईडी एक जो है वो वहां पे जरूर लिखें, एक एप्रोप्रिएट, जैसे कूल डूड एट द रेट वॉट एवर डॉट कॉम या ब्राउन मुंडे एट द रेट वॉट एवर डॉट कॉम। तो ये चीज एक ऑफिस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेक श्योर कि आप बहुत प्रोफेशनली और बहुत तरीके से इन चीजों में आगे जाएं। नेक्स्ट आता है डू नॉट इंक्लूड अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। आई डोंट फील दैट दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर योर रेज्यूमे। कोई तुम्हारी कुंडली नहीं मिलवानी है उसको, ना या ना ये जानना है कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, तुम्हारे माँ बाप का प्रोफेशन क्या है। जितना उस सामने वाले को जानना होगा वो आपके मुंह से, आपके इंट्रोडक्शन के बाद वो सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बेजबरदस्ती जिनकी जरूरत ना हो उन्हें बिल्कुल भी मेंशन ना करें। ओके। तो एक ये, उसके बाद आ जाता है डू नॉट यूज टू मेनी बुलेट्स। मैं ये बात मेंशन कर चुकी हूँ कि अपनी चीजों को लॉन्ग लेंथ पेपर की जगह बुलेट्स में यूज करें। पर बुलेट्स का मतलब ये नहीं है कि 50 बुलेट आपने यूज कर लिए, 10 बुलेट यूज कर लिए इकट्ठे, 20 बुलेट। नो, चीज और नहीं लगनी चाहिए। चीजें चीजें आंखों को प्लीजिंग लगनी चाहिए। जब भी आप एक रेज्यूमे बनाएं भी तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो या आपका कोई सीनियर हो जो कॉर्पोरेट में काम करता है, एक बार उसे भी दिखाएं चीजों को, उसे बताएं कि आप किस गाइडेंस के थ्रू इस चीज को फॉलो कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को प्रिसाइज कर सको। ओके। सो डोंट इंक्लूड द रीजन ऑफ लीविंग योर प्रीवियस जॉब्स। हमें ये अपने सीवी में नहीं मेंशन करना है कि हमने हमारी पिछली जॉब क्यों छोड़ी है। कई लोग मेंशन करते हैं और ये बहुत एक गलत तरीका है। सो मेक श्योर कि यू डू नॉट इंक्लूड द रीजंस व्हाई हैव यू बीन लीविंग योर प्रीवियस कंपनी। ओके। नेक्स्ट जाता है डोंट मेक जनरल स्टेटमेंट्स। अपने रिज्यूमे में लोग जनरल स्टेटमेंट्स मेंशन करने की कोशिश, जैसे मेरे को लगता है कि ये कहना कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट ही है। हार्ड वर्किंग तो सभी, मतलब अपने आप को कौन ऐसा इंसान है जो ये नहीं कहता कि मैं हार्ड वर्किंग इंसान नहीं हूँ। ठीक है, या तो हार्ड वर्कर या स्मार्ट वर्कर। तो मेक श्योर कि आप इस तरीके के, मतलब इससे मैं बहुत जनरल में नहीं बोलती, बट हाँ, बहुत रेज्यूमेज में मुझे ये मिलता ही है कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग, मतलब 10 रेज्यूम रखे होंगे तो उसमें से 8 में ये जरूर होगा कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो आप कुछ नया लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए। जब आप कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ अच्छा होगा। अगर आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे पास यही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं पर्सनालिटी डॉक्टर के नाम से, जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे आप इसको एक जनरल स्टेटमेंट में ना करते हुए इसको एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट में बदलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम इंक्लूड करते हैं प्रोफेशनल समरी। ओके। अब ये प्रोफेशनल समरी क्या चीज है मैं आपको समझाती हूँ। जहां आपका अपना नाम लिखते हैं उसके जस्ट नीचे आप एक ऑब्जेक्टिव या करियर ऑब्जेक्टिव नाम से कोई चीज लिखते हैं। ठीक है। इसमें क्या चीजें आती हैं तो हम यहाँ पे वो बात करते हैं। So a resume objective is the top part of the resume that states your career goals and shows that why are you applying for the job. यानी इस स्टेटमेंट से आपकी क्वालिटीज पता चलती हैं, आप में क्या क्वालिटीज हैं। और उसके अलावा ये पता चलता है कि आप अपना फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपना करियर कहाँ देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें। सो
To write a resume objective, mention the job titles that you're applying for and add 2 to 3 keys that say that you hope to achieve this job. Keep it into 2 to 3 sentences. इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना, बस इसको 2 से 3 सेंटेंसेस में इसको खत्म करना है. पर मेक श्योर कि आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव अपने जॉब के हिसाब से, रेज्यूमे के हिसाब से बदलते रहें. ठीक है. Okay, so the career objective should also be backed up by the information that you list in your other resume sections, such as work experience. आपके इंफॉर्मेशन से ऐसा, या आपका जो ऑब्जेक्टिव है उससे ये प्रूफ पता लगना चाहिए कि आपने अभी तक इन चीजों के लिए काम करा है. ठीक है. आई एम अ गुड, जैसे मैं अपने रेज्यूमे में जब कभी लिखती हूँ, अब तो आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग माय ऑब्जेक्टिव, बट इससे पहले जब मैं लिखा करती थी तो मैं हमेशा बोलती थी आई एम एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर. ठीक है. तो मैं एक बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हूँ, क्योंकि एट द एज ऑफ मियर 22 आई स्टार्टेड टीचिंग. ठीक. तो मैंने क्या करा, मैंने ये मेंशन कर दिया कि भाई एक बहुत छोटी एज में मैंने एक तो पढ़ाना शुरू करा था, उसकी वजह से ऑब्वियसली मेरा लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहा है. इसके अलावा मेरे को हमेशा से इंटरेक्ट करने का बहुत शौक भी रहा है लोगों से. मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो 2 साल से लेकर 81 ईयर्स तक के मेरे फ्रेंड्स हैं. आई कॉल देम फ्रेंड्स बिकॉज दे आर फ्रेंड्स टू मी. तो मैं अपनी बात इस तरीके से रखती हूँ जिससे सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाए. ठीक है. तो मैं अपने रेज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव में लिखती हूँ दैट आई एम एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर. आई कैन टॉक टू एनीबडी एंड आई कैन टॉक टू एनी काइंड ऑफ पर्सन एंड इम्प्रेस द अदर पर्सन. ओके. तो आप इस तरीके से अपने बारे में कुछ चीजें ढूंढ के लाएं कि आपके करियर गोल्स किस हिसाब से होने चाहिए. क्या आप अपने करियर गोल्स को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं. आप क्या सोचते हैं जब आप ये चीज लिखते हैं, और क्या आपकी जॉब एक्सपीरियंसेस आपके करियर ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होती हैं या नहीं होती हैं. कि मैं मतलब मेरा कम्युनिकेशन है तो शायद मैं टीचर रही हूँ इसीलिए ये कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर करी. यानी मेरे दोनों, मेरा जॉब एक्सपीरियंस और मेरा करियर ऑब्जेक्टिव दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच करते हैं एक दूसरे के साथ. ओके. सो इसके बाद हम आ जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं ऐसे नहीं कहना चाहती हूँ कि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं. हम बार बार कह रहे हैं एक्शन वर्ब्स एडजेक्टिव्स. तो ये क्या चीजें हैं, ये आपके बारे में क्या चीजें बताती हैं जो साधारण शब्द नहीं बता सकते. सो बिफोर यू रीच टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, लेट अस लर्न सम एडजेक्टिव्स हियर. क्या एडजेक्टिव्स है. फर्स्ट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है अडेप्टेबल. जैसे आप जब अपना करियर ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं तो आप इनमें भी ये सब लिख सकते हैं दैट आई एम अ वेरी अडेप्टेबल एंड एन एम्बिशियस पर्सन. जो बहुत आगे की सोचता है, बहुत एम्बिशियस है, अपने ख्वाबों को लेकर बहुत सीरियस, सिंसियर है और पैशनेट है कि उसे वो चीजें करनी है. ये हो जाता है कि एम्बिशियस इंसान. अडेप्टेबल यानी किसी भी सिचुएशन में बंदा अडेप्ट हो सकता है. कंपैशनेट, हैविंग कंपैशन अबाउट थिंग्स दैट यू हैव डन, समथिंग वेरी रिलेटेड टू पैशन. देन यू कैन से करेजियस, आई एम अ वेरी करेजियस पर्सन. आर्मी में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो करेजियस होते हैं. सब लोगों में इतना करेज नहीं होता अपना घर छोड़कर अपने देश की सेवा में लगने के लिए. जैसे आपको अगर याद होगा तो भगत सिंह ने कहा था कि ये देश मेरी दुल्हन है. ठीक है ना. तो इतना करेज सब लोगों में नहीं होता. मेरी तो शादी हो चुकी है और ये देश ही मेरी दुल्हन है, ऐसा हर इंसान नहीं कह सकता. ठीक है ना. सो करेजियस. एम्पथेटिक जैसे जो लीडर्स होते हैं वो अपने अपने बाकी मेंबर्स के लिए एम्पथेटिक होते हैं. उनकी बात सुनना, समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो उनकी बातों को समझना, सुनना, उसके हिसाब से एक्ट करना इज एम्पथेटिक. उसके बाद आ जाता है इम्पार्शियल. तो इम्पार्शियल वो लोग होते हैं जो बिना पार्शियलिटी के चीजें सोचते हैं. आपको लगता है ये सही है, ये गलत है, तो वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा. किसी ने आपकी लल्लो चप्पो करी, आपकी बटरिंग करी, तो आपने उसको अपने साथ रख लिया. नो, आई एम एन इम्पार्शियल पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट जाता है इन्वेंटिव. आपको बहुत सारे इनोवेशंस और इन्वेंशंस करने का बहुत शौक है, तो आप चीजों में बहुत नई नई खुराफाते करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे उन्हें नए नए तरीकों से करना है. तो इन्वेंटिव, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जाता है बीइंग प्रैक्टिकल, बीइंग पैशनेट. पैशनेट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पैशन, जज्बा रखने वाले लोग. दूसरा फिर आ जाता है प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल का मतलब जो इंसान प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा सोचता है. ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप थियोरेटिकली चीजों को ज्यादा नहीं सोचते, इमोशनली चीजों को ज्यादा नहीं सोचते, पर आप प्रैक्टिकली चीजों को सोचते हो कि क्या चीज सही होनी चाहिए, क्या चीज गलत होनी चाहिए. नेक्स्ट जाता है रिसोर्सफुल. आप एक बहुत रिसोर्सफुल इंसान है. आप बहुत सारी जगहों से नॉलेज ग्रैब करते हैं, अपने पास रखते हैं, और जब उनकी जरूरत होती है तो सामने प्रेजेंट कर देते हैं. तो आप एक बहुत रिसोर्सफुल इंसान है जिसके अंदर बहुत रिसोर्स है. जैसे हमको ये पता है कि अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो अफ्रीका इज इन इट इटसेल्फ एक बहुत रिसोर्सफुल जगह.
ठीक है ना। पर आप अफ्रीका की तरह डिफिकल्ट मत होइए कि आपके जंगलों में जाना मुश्किल हो जाए। आप एक आसान इंसान रहिए। अगर रिसोर्सफुल है तो अडेप्टेबल भी रहिए, और एम्बिशियस हैं तो पैशनेट भी रहिए। ठीक। सेंसिबल, ऑब्वियसली सेंसिबल का मतलब हम सबको पता ही होगा, और नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। जो इंसान अपनी सेंसेस का बहुत सही यूज करता है, जो इंसान अपनी सेंसेस में रहकर चीजें करता है, सेंसिबल। सिंसियर, सिंसियर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो सिंसियर मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं कि सिंसियर कौन इंसान होता है। सिंसियर जो है, जैसे अच्छे बच्चे जो होते हैं क्लास के, वो सिंसियर होते हैं और बहुत सही होते हैं, मतलब उनके हिसाब से तो भाई वो वही सिंसियर बच्चे थे, हम सब तो गधे बच्चे थे। सो सिंसियर, अगेन मेक श्योर कि सिंसियर आपके लिए क्या है। उसके बाद हो जाता है विटी। नाउ विटी इज शोइंग अ कैरेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड इनिशिएटिव वर्बल ह्यूमर, जो वर्बली ह्यूमर करते हैं। ठीक है, बीच बीच में जब मैं आपको बहुत बुरे बुरे जोक सुनाती रहती हूँ तो आपको ऐसा लगता हो ना कि क्यों बोल रही है ये मैडम। सो दीज आर द विटी जोक्स, या दीज आर द विटी वेज जिनसे मैं आपको आकर्षित करने की कोशिश करती हूँ, ताकि हम क्लास में पूरे टाइम बोर ना होते रहें। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ इस पार्ट के लिए बने रहने के लिए। और हम अगले पार्ट में एडजेक्टिव्स के, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल्स हैं तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरीके से आपका प्यार मेरे पास यूं ही पहुंचाते रहें, बहुत लाइक और बहुत शेयर और सब्सक्राइब देते रहें, सो दैट मैं आने वाले समय में और नए नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू सो मच गाइज।